मैं किसी इंडस्ट्री के अकाउंटेंट की बात करूँ, इफ दे आर सिस्टमैटिक, उनके लिए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम ही है. इफ दे आर अनसिस्टमैटिक, उनके लिए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, इट इज अ इनवॉइस माथाफोड़ी सिस्टम. तो इनकम टैक्स इज एन एनुअल affair. So you have to just wish your wife once in a year that happy marriage anniversary. But when it comes to GST, you have to monthly say to your wife that is a happy monthly anniversary. In the world of taxation and finance, information तो बहुत है बट क्लैरिटी वेरी रेयर. रूल्स रोज बदलते, इंटरप्रिटेशंस हर जगह अलग मिलती है और कंफ्यूजन कभी खत्म नहीं होता. इसी बीच स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को चाहिए क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड वही प्रोवाइड कराने के लिए मैं आ रही हूँ विद द टैक्स टेबल विद CA नंदनी, जहाँ मैं आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है उन्हें हम ब्रेक डाउन करेंगे इन द मोस्ट सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे बाय हैविंग अ 1-to-1 कॉन्वर्जेशन विद द डोमेन एक्सपर्ट. सो आज के एपिसोड 1 में मेरे साथ है CA केशव गुप्ता सर, who is a GST expert and doing the GST practice from last 1 decade. Welcome to the board, sir. Thank you, Nandini. Thank you, and very congratulations to you for this new tax table with CA Nandini. And I'm sure कि I'm very highly obliged that I'm the part of the episode 1 of this particular series of yours. So thank you so much for inviting me. And I think whatever discussion we're going to make today, definitely it will be fruitful for the students as well as the professionals, both the fraternities. Yes. अक्टूबर 2024 में एक नया लॉ इंट्रोड्यूस हुआ IMS. लोगों को लगा कि एज अ गेम चेंजर है या फिर एक एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा कंप्लाइंस फॉर दी बिजनेसेस, फॉर दी प्रोफेशनल्स भी इस पर फ्रस्ट्रेटेड है कि कैसे हमें काम करना है, क्या हमारी ITC इसमें ब्लॉक हो जाएगी. सो आज हमें वही एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए फ्रॉम योर कि ये क्या हमारे लिए एज अ ब्लेसिंग है या फिर हमारे लिए एक खराब अमेंडमेंट आया है. So definitely see what happens कि गवर्नमेंट का अगर आप ऑब्जेक्टिव समझोगे इन GST, so they want to make things simpler for you. So originally when GST was launched, people talk it like ये तो good and simple tax है, right? So many of people came with the situation कि no, it is not a good and simple tax. It is actually a Gabbar Singh tax, or maybe there were the variations also of that. So I remember in 2019 or maybe in 2020, I was into a PH with one of the commission appeals in Jaipur, service tax. So वो काफ़ी सीजन ऑफिसर है विद ऑल गुड नॉलेज एंड ऑल दोज थिंग्स. तो उन्होंने पहली बार मुझे शायद उस टाइम में कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी थी दैट नाउ व्हाट बोर्ड इज प्लानिंग कि अल्टीमेटली इनवॉइस लेवल पे ही आपका पूरा कंप्लायंस पूरा हो जाए. सो वंस योर इनवॉइस इज फाइल्ड, अल्टीमेटली आपका इनवॉइस रेडी है, सिस्टम में ऑटोमेटिक पंच इन हो जाएगा. देन रेसिपिएंट जिसके ऊपर ITC लेने का बहुत बड़ा मतलब उसके ऊपर बहुत बड़ा ओनस रहता है दैट दे टेक करेक्ट ITC, दे डू नॉट एंटर इनटू एनी फेक ITC. So that onus on the part of recipient can also be proved through that chain system only, that trail system only, and ultimately जो हम कहते हैं कि गुड एंड सिंपल टैक्स का जो बैकग्राउंड है, जो आधारशिला है, दैट कैन बी केप्ट इन दी सिस्टम. एंड अल्टीमेटली होना उससे ये था कि GST सबके लिए फिर थोड़ा सिंपल हो जाता. सो आई रिमेंबर उन्होंने मुझे समझाया था कि हम ये एग्जैक्टली प्लान कर रहे हैं एंड बोर्ड इज प्लानिंग टू लॉन्च दिस. एंड आई व्हेन दिस पर्टिकुलर IMS वाज लॉन्च्ड इन October 2024 एज अ वॉलंटरी मेजर, I could relate to what he was saying like back 4 years ago. So this is, to my understanding, it is a game changer. Yes, it is very simpliciter. If you are ready to accept the change, it is a simpliciter thing, and it is going to help the community, whether it is professional or it is businessmen or any other fraternity for that matter. So this is like basic intro of IMS. सो सर ये IMS आया क्यों है? पहले भी हमारे पास 2A था, फिर 2B भी आया. What is the motive behind introducing IMS? पहले इसे voluntary लेके आए, अब इसे mandatory कर दिया. Why it is being introduced? Okay, so Nandini, if you refer to the legal provisions or the intention of the government with which they have introduced IMS, तो logic ये है कि 2B एक statement है जो, so originally let's start with 2A. So originally there was a 2A कि आप GSTR 1 फाइल कर रहे हैं, उसके बेसिस पे सामने वाले का 2A जनरेट हो रहा है, एंड उस 2A में से रेसिपिएंट को अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम डिराइव करना है. Then there was a problem कि 2A के अंदर बहुत सारे एंट्रीज आ रही है और मे बी 2A डेट पे फिक्स नहीं हो रहा है. 2 is a डायनामिक स्टेटमेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो गवर्नमेंट केम अप विद 2B. सो 2B हम जानते हैं 2A का एक सबसेट है 2B, एंड 2B के अंदर जो इनपुट होती है एक पर्टिकुलर डेट पे फ्रीज हो जाती है, विच इज लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 बाय द सप्लायर. सो उस दिन 2B फ्रीज हो जाती है. देन देयर वाज अ सिचुएशन जहाँ पे आया कि 2B की इनपुट भी जो, बिकॉज द लॉ सेज एज ऑफ नाउ दैट from 1st January 2022, you can take input only on the basis of 2B, whatever is appearing in 2B. There's a substantial condition in the law under section 16(2). So, given the fact कि 2B भी generate हो रही है, सही हो रही है, नहीं हो रही है, और उसके अंदर भी disputes को देखते हुए and looking to the fact that there were certain fake entries also in 2B, government came up with IMS.
So this IMS is a sort of it is not just we cannot just say कि it is invoice management system. It is more of a vendor management system. And you can very well you can very well take care of all the vendors. आपको पता है कि मेरे सिस्टम में कौन कौन से इन्वॉइसेस आ रहे हैं. You have all the invoice level entries appearing in that system, and you can accept, reject, or you can take a action of pending on that particular invoice. So अल्टीमेटली होगा कि जब मेरा इन्वॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में इन्वॉइसेस सारे दिखेंगे मुझे, उसके बाद जिनको मैं एक्सेप्ट करूंगा दे विल ओनली ट्रेवल टू माई टू बी. ओके, सो अभी तक जो पोजीशन थी दैट टू बी विल फ्रीज ऑन अ पर्टिकुलर डेट विच इज 14th, वो पोजीशन अब बेनिफिशियल हो गई है रेसिपिएंट्स के लिए, बिकॉज दे कैन जनरेट देयर टू बी टिल द टाइम ऑफ फाइलिंग 3B एनी टाइम, बिकॉज उनको लग रहा है कि 14 से 20 के बीच में दे वांट टू एक्सेप्ट इनवॉइस और दे वांट टू रिजेक्ट द इनवॉइस. अकॉर्डिंगली उनका टू बी जो है वो रिवाइज होता रहेगा, रिफ्रेश होता रहेगा. सो दिस इज अ वेरी वेलकम मूव इन अ सेंस कि अल्टीमेटली जो रेसिपिएंट है उसको पता है कि मुझे कौन से इनवॉइसेस का, कौन से वेंडर्स का फाइनल क्लेम मुझे क्लेम करना है. सो दैट क्लेम कैन बी टेकन एज एक्सेप्टेड क्लेम. whatever they want to reject they can reject, because they are जैसे ट्रेड में बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी होते हैं. इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि सारे पॉइंट्स एक्सेप्टेड ही हो, सारे इनवॉइस एक्सेप्ट ही हो. देयर कैन बी सिचुएशंस जहां मुझे इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करना है, तो इन दैट केस आई कैन रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर इनवॉइस. मेरा टू बी अकॉर्डिंगली अमेंड हो जाएगा. और पेंडिंग है जहाँ पे सपोज ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर देयर आर सर्टेन डिस्प्यूट्स, the supplier when buyer don't want to agree on those things at this particular moment, so in that case they can be kept as pending. और pending reasons और भी हो सकते हैं that the other conditions of law are not met out, because there are other conditions under law 16(2) में जो और conditions हैं, that I have received the goods, that the payment of tax has been made, वो सब substantial conditions of law अगर पूरी नहीं होगी, in that case also I have to keep the invoice pending. So ultimately मैं मेरा purchase register books का जो होता है उसको IMS से बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, जो मेरी परचेजेस हुई हैं वो सारी परचेजेस IMS के थ्रू पूरी रिकंसाइल हो रही है, एंड गवर्नमेंट इज गेटिंग अ बाय डिफॉल्ट सिस्टम, बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ऑफ योर परचेजेस ऑफ एंड यू आर काइंड ऑफ यू आर ट्राइंग टू बिकम अ कंप्लायंट टैक्स पेयर इन अ वे दैट आपकी जो बुक्स के अंदर एंट्रीज हैं ऑटोमेटिकली IMS भी उसी के हिसाब से आपका चल रहा है, और इनवॉइस लेवल पे एंट्री होने के बाद फिर आपका टू बी बनेगा, दैट विल बी अ फाइनल टू बी ऑफ योर्स. सो यस, इट इज updated version of 2A, then 2B, then now you can say it is a new form of 2B, which is after IMS. So it is a transparent information system flow, and उसमें जो communications हैं, जो processes हैं, they will automatically help the buyers and suppliers to keep their track of everything what they are doing in their businesses. तो सर अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करूँ तो बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस IMS प्रोफेशनल्स क्या मेजर केसेस आ रहे थे इन दी GST कि 2B में हमें ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, तो हमें एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत हुई. So what was happening only actually, if you see, काफी सारे इनवॉइसेस थे सिस्टम में फेक फ्लो कर रहे थे. सेकंड प्रॉब्लम कि 2B का एक डेटा, एक रेडीमेड डेटा मिल गया SSC को, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर वर सर्टेन राइडर्स आल्सो कि उसमें भी मे बी डिस्प्यूट्स हैं, मे बी उसके अंदर सपोज करो कि मुझे 2B की इनपुट नहीं लेनी है. कई लोगों ने उसके अंदर फॉल्स प्ले करने स्टार्ट कर दिया रेसिपिएंट्स ने कि दैट दे स्टार्टेड टेकिंग व्हाटएवर वाज अपीयरिंग इन 2B. तो मेरी 2B के अंदर कोई फेक इनपुट भी आ रही है, आई वाज टेकिंग दैट इनपुट आल्सो. देयर वर मेनी टैक्स पेयर्स हु वर डूइंग दैट अर्लियर, बट अल्टीमेटली उससे हो रहा था कि सिस्टम में फेक इनपुट काफी फ्लो कर रही थी. सो टू कम अप विद दैट सिचुएशन, टू टू प्रोवाइड अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द वेंडर एंड सप्लायर, वेंडर एंड द बायर, दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड. और सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही थी कि GST के अंदर 2017 से देयर वाज अ पॉइंट दैट इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम कह लो या फिर वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम कह लो, इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल. अगर आपका वेंडर ने टैक्स पे करने का है तो आपका अल्टीमेटली लॉस हो सकता है. सो 2B के बाद IMS के अंदर जो डेटा फ्लो हो रहा है, IMS में फ्लो होने का मतलब है कि उसका 3B फाइल हो चुका है, उसका 1 फाइल हो चुका है, ऑल द एंट्रीज आर क्लियर, एंड देन ओनली इट इज गोइंग इनटू 2B. सो दैट इज द कोर ऑब्जेक्टिव कि जो पुराने इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज थे, 2A था, 2B था, उसके बाद में देयर वाज अ नीड ऑफ IMS. सो दैट वे इज द इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ 2B, आई वुड से. तो सर मंथली रिटर्न्स तो फाइल होती है, क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल होती है, लेकिन एनुअल GST ऑडिट भी तो होती है. जितने भी हमारे बड़े वेंडर्स होते हैं, बड़े कस्टमर्स होते हैं, GSTR 9 एंड 9C, तो क्या ये जो फे़क इनपुट वाली बात कह रहे हैं, क्या वो उससे रिजॉल्व नहीं हो रही थी? No, so I would say कि that is not resolved through that system, because see, every auditor has a limitation. ठीक है. So supposedly if somebody is doing the compliance of a company, अब वो compliance कर रहा है, वो data rely कर रहा है कंपनी के डेटा पे. So कंपनी या टैक्स पेयर जो उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, they are kind of trying to filtering out that data. And this is a monthly exercise. ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर महीने की महीने उसको इतना डीप डाउन होकर चेक करोगे कि भाई कौन सा एग्जैक्टली फेक है, कौन सा नहीं है. एंड फेक मोस्टली डिपेंड अपॉन इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन. ऐसा नहीं होता कि जो बायर होता है वो बोलता है कि ये सप्लायर में फेक है. ही विल नेवर से दिस.
maybe he is aware of the fact that it is fake, but he will never say this. So in that case, ultimately ऑडिटर के पार्ट पे इस चीज को चेक करना या फिर 990 के टाइम पे जिसको अपन एनुअल रिटर्न कहते हैं उस चीज को चेक करना डिफिकल्ट है. एंड यू नो आई ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी से इनकम टैक्स एंड व्हाट वी से जीएसटी. सो इनकम टैक्स इज एन एनुअल affair. So you have to, you have to just wish your wife once in a year that happy marriage anniversary. But when it comes to GST, you have to monthly say to your wife that is a happy monthly anniversary. So because everything monthly things are getting closed, and that ways monthly जब काम हो तो उसको annually आप लेके जाओगे, things would be difficult. And stakes बहुत high होते हैं. वहाँ पे प्रॉफिट पे आपको सब कुछ डील करना है, यहाँ पे ग्रॉस पे सब कुछ डील करना है. सो डेफिनेटली देयर इज अ नीड कि ऑडिटर की अपनी लिमिटेशंस हैं. आई एम श्योर कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में हम सबको सिखाया जाता है कि ऑडिटर कैन नॉट बी अ Auditor is a watchdog, not. he cannot be a bloodhound. Yes. So that ways I think auditor has its own limitations, and system के थ्रू चीजें होंगी they'll be better as against keeping checkpoints. So मैं जैसे ऐसे कैमरा बोलता हूँ कि यार दो तरीके हैं आपको करने के. एक तो आप सब कुछ होने के बाद पोस्टमार्टम कर लो या फिर आप पहले ही उसको ठीक कर लो. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग पोस्टमार्टम आई वुड से यू डू इट ऑन अ रियल टाइम बेसिस करेक्टली so that your all the claims, all the reconciliations are absolutely fine, and then you can park in correct ITC in the system, correct ITC in the your ledgers, and ultimately right payment of taxes made. राइट सर. सर ये इंट्रोड्यूस तो अक्टूबर 24 में हो गया था, लेकिन अभी रिसेंटली सितंबर में कुछ एडवाइजरीज आई हैं फॉर दिस IMS. सो एक बार आप उनके बारे में बताइए कि क्या है. So what happened in October 2024, गवर्नमेंट ने IMS को पोर्टल पे लॉन्च कर दिया, GST पोर्टल पे. Although it was not mandatory, because it was like कि ठीक है आप अभी इसको फॉलो कर सकते हैं ऑप्शनली. There were no notices in this regard by the any of the officer also कि भाई आप IMS के बेसिस पे इनपुट नहीं ले रहे हो, because it was all optional. There was no substantial provision under the law जो ये बोलता हो कि मुझे IMS के बेसिस पे इनपुट लेनी है. Now Finance Act 2024 brought an amendment in section 38 of the GST Act. So section 38 of CGST Act जो उसमें इस तरह के अमेंडमेंट किए गए हैं अब कि अब 1 अक्टूबर 2025 जो उसकी नोटिफाइड डेट हुई है तब से इनपुट लेने के लिए IMS के प्रोसीजर को जो फॉलो करना है वो मैंडेटरी हो गया. पहले क्या था कि अक्टूबर 24 में लॉन्च हो गया, बट इट वाज लाइक यू कैन से इट वाज अ कूलिंग पीरियड कि ठीक है आपको फॉलो करना है IMS करो, नहीं करना है मत करो. नाउ दे हैव गिवन अ कूलिंग पीरियड, और यू वुड से कि भाई वार्म अप पीरियड ऑफ 1 year. From 1 October 2025 it has been made a mandate that yes कि अक्टूबर का रिटर्न आप भरेंगे तो आपको IMS के थ्रू प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा. यू कैन नॉट अवॉइड IMS. ठीक है, पहले क्या हो रहा था कि IMS अगर आप अवॉइड करो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपका 2B जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, नो इश्यूज, यू कैन अवॉइड IMS. नाउ इट इज नॉट the position. You have to follow IMS and then you have to get your 2B based on that IMS. You have to take an action on the invoice. You cannot keep the action कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. No action in no action is not a situation now. It is a mandate now. So this is one of the important change. Then so what I understand कि 1 साल का पीरियड शायद इसलिए देना जरूरी था because everybody get used to that system, and this system is for all the SSCs. मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप छोटे टैक्स पेयर को छोड़ दो, बड़े को छोड़ दो, या बड़े को पकड़ दो, छोटे को नहीं कर रहे हो. इट इज फॉर ऑल, इट इज फॉर एवरीवन अक्रॉस बोर्ड. चाहे मैं GST रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मेरा कोई टर्नओवर भी नहीं है, इफ आई एम फाइलिंग अंडर रिटर्न आल्सो, बट स्टिल आई हैव इनवॉइसेस, आई हैव टू फॉलो IMS. और मे बी इट फॉर 1,000 crore कंपनी, दे हैव अगेन टू फॉलो द इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम. तो कहीं मतलब उस मैकेनिज्म के लिए डेफिनेटली देयर वाज अ नीड कि 1 year का गैप मिले. और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट उस गैप के अंदर अब जब पूरी इंडस्ट्री उसको लेकर के सेट हो चुकी है, दे आर ऑल प्रिपेयर्ड, देन दे हैव नोटिफाइड दैट section which was proposed by way of amendment in section 38 by Finance Act 2024. So this is the correct position now. They have given certain advisories also, certain circulars also. 23rd September 2025 का circular है, तो उसमें उन्होंने बताया कि how this functionality is now enhanced because they could sense the drawbacks, or they could sense the glitches in this particular IMS system also, and now they have come up with the revised version. So definitely improved version better है, which is going to be implemented in the October 2025 return, which is going to be filed next month. ओके. सो सर IMS पे हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 एक्शंस वी कैन टेक. या तो एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या पेंडिंग रखना है. तो ये जो हम पेंडिंग में रख सकते हैं, या वो एक सिर्फ स्पेसिफाइड पीरियड है, या हम जब तक चाहे या 1 साल तक कब तक हम पेंडिंग एक्शन रख सकते हैं किसी भी इनवॉइस के लिए? So earlier it was कि आप टैक्स इनवॉइसेस जो होते हैं उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग रख सकते हैं. They were all 3 options were available for tax invoices. But when it was a credit note, or there was a predominantly credit note, so there was a problem that either you can accept or you can reject. You cannot keep it pending. तो अगर आप
माइंडसेट समझो गवर्नमेंट का, तो इस आईएमएस मैकेनिज्म में एक चीज है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, यानी कि मैं मेरा आउटपुट टैक्स कम कर रहा हूँ और सामने वाले की इनपुट उसको कम करनी है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने पहले बोल रखा था कि एक्सेप्ट रिजेक्ट ही होगा। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आपने पेंडिंग रख दिया, वो कह रहे भाई अगले आदमी ने टैक्स पे कम कर दिया अपना आउटपुट भरते समय और उसने अपने इनपुट ही कम नहीं करी है, तो फिर ये तो मिसमैच हो जाएगा, टैक्स का लॉस हो जाएगा गवर्नमेंट को। सो दे वर आस्किंग कि भाई आप उसको रेसिपिएंट को, दे वर पुशिंग दैट यू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। नाउ दे हैव कम अप विद द ऑप्शन बिकॉज दे कुड अंडरस्टैंड कि ठीक है, इट कैन नॉट बी अ केस कि इमीडिएटली उसका एक्सेप्शन रिजेक्शन हो। सो इन दैट केस नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि आप एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड तक, यानी कि अगर मंथली फाइलर्स हैं तो 1 मंथ मोर, और अगर क्वार्टरली टैक्स फाइलर्स हैं तो क्वार्टर का एक टैक्स पीरियड और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। इतने समय तक ही आप क्रेडिट नोट को पेंडिंग रख सकते हैं। पहले उसमें ऑप्शन था ही नहीं, देयर वाज ओनली एक्सेप्शन रिजेक्शन। नाउ यू कैन कीप इट पेंडिंग फॉर +1 टैक्स पीरियड जो हम कहते हैं, तब तक ताकि अगर कोई भी डिस्प्यूट्स हैं, कोई इश्यूज हैं, तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। या फिर मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की कुछ इनवॉइसेस से डाउनवर्ड हो रही है लायबिलिटीज उनकी, उन्हें भी आप एक पर्टिकुलर पीरियड तक, एक टैक्स पीरियड तक ही आप उसको पेंडिंग रख सकते हैं। और एक जो थर्ड सिचुएशन थी विच इज अबाउट क्रेडिट नोट्स ओनली, अगर वो क्रेडिट नोट एक्सेप्ट हो गए हैं और फाइनली फिर उनमें एक और डाउनवर्ड अमेंडमेंट हो रहा है, सो इन दैट केस ऑल्सो उसका एक टाइम लिमिट हुआ। या फिर सपोज कोई इनवॉइस है, मैंने उसके अगेंस्ट में डेबिट नोट इशू कर दिया है, सो इन दैट केस ऑल्सो देयर इज अ टाइम लिमिट। सो ये सब जो टाइम लिमिट्स है पर्टिकुलरली उन केसेस के लिए जहाँ पे गवर्नमेंट को दिख रहा था कि सप्लायर अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकता है और रेसिपिएंट अपनी टैक्स लायबिलिटी यानी कि अपनी इनपुट टैक्स रेट कम करे नहीं करे, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि ठीक है, वी आर गिविंग यू 1 मंथ जेस्टेशन पीरियड, यू टेक अ कॉल, यू टॉक टू योर वेंडर, इफ इट इज फाइनल फाइन, इफ इट इज नॉट येट फाइनल, एक महीने में भी सपोज आप करोगे क्रेडिट नोट को मैं अभी भी पेंडिंग रखूंगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। अब आपको सेकंड मंथ बाद उसमें आपको एक्सेप्ट रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। सो दे आर गिविंग अ विंडो दैट यू डिस्कस विद योर यू डिस्कस विद योर वेंडर, यू डिस्कस विद योर सप्लायर कि भाई एग्जैक्टली आपके गलती से क्रेडिट नोट आ गया है या रियलिटी में क्रेडिट नोट है या क्रेडिट नोट के अमाउंट में मिसमैच है। You clear all those issues and then it is taken into consideration because this was a demand from industry also that यार क्रेडिट नोट में बड़ा समस्या है। अब जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मेरे पास क्लाइंट आते थे कि सब उन्होंने परचेस कराया, सो दे इशूड अ डेबिट नोट, ओके, उन्होंने अपना इनपुट टैक्स रेट इसी महीने कम कर लिया, 3B के अंदर अपने इनपुट को कम कर लिया। सप्लायर जो था उसने क्रेडिट नोट अगले महीने के रिटर्न में डाला। अब अगले महीने के रिटर्न के अंदर क्रेडिट नोट डाला तो मेरा आईएमएस जो मैं बायर हूं, क्रेडिट नोट की लायबिलिटी कम करने को मुझे कह रहा है, वो कह रहा है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आई कैन नॉट कीप इट पेंडिंग। तो इन दैट सिचुएशन इफ आई रिजेक्ट इट तो अल्टीमेटली मेरे सप्लायर की प्रॉब्लम, तो ये सप्लायर बोल रहा है कि मुझे तो आउटपुट टैक्स कम करना ही करना है और मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तो मैं बोलूंगा मैं ऑलरेडी एक महीने पिछले महीने क्लेम कर चुका हूँ, मतलब रिडक्शन कर चुका हूँ मैं लायबिलिटी का, फिर से मैं रिडक्शन करूँ, तो दिस वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाई दे हैव गिवन अ विंडो कि 1 मंथ का जो एक्स्ट्रा पीरियड है उसमें अब अपनी बुक्स को या अपने वेंडर के साथ अपना रिकंसिलिएशन प्रॉपर्ली कर लीजिए एंड देन यू टेक अ कॉल। सो दिस इज ऑल दी जो एक साल में प्रैक्टिकल सिचुएशंस कुछ क्रिएट हुई हैं, उन्हीं के कुछ डेवलपमेंट्स या उनको अपन कह सकते हैं उनके जो फॉलोअर्स थे उनको इस मैकेनिज्म में 1 अक्टूबर 2025 से दे हैव ट्राइड टू क्लियर दो सिचुएशंस कि भाई ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आपकी थी, उन्होंने इसका एक रेजोल्यूशन आपको दे दिया है। सो दिस इज हाउ इट इज नाउ वर्किंग नाउ। सो एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग इज अवेलेबल फॉर ऑल। बाकी इनवॉइसेस के लिए एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग वाज अर्लियर आल्सो अवेलेबल, ऐसा कोई चेंज नहीं है। Major changes is for credit notes or any document which is trying to reduce the liability of the supplier, outward liability. इसका मतलब यही हुआ सर कि इनवॉइस को हम कितने भी टाइम के लिए पेंडिंग एक्शंस में छोड़ सकते हैं? नहीं, as I mentioned you that it is only for 1 month for specific categories. For rest of the categories you can, जैसे टैक्स इनवॉइस नॉर्मल है तो उसको आप पेंडिंग छोड़ सकते हो आगे के लिए भी, बट क्रेडिट नोट है या मान लीजिए डाउनवर्ड लायबिलिटी हो रही है तो इन दैट केस ओनली +1. सर एडवाइजरी में एक लाइन लिखी हुई थी डिक्लेयरिंग आईटीसी रिडक्शन अमाउंट, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इसका क्या मतलब है? ओके, सो अब होता क्या है, अब इन्होंने कोशिश ये करी कि ट्रेड को समझ के ट्रेड की जो एक्चुअल मतलब व्हाट वी कैन से कि जो प्रैक्टिकल जैसे ट्रेड चलता है उस हिसाब से आईएमएस को डेवलप करा जाए। सो व्हाट हैपेंस कि मेरे को मान लीजिए कि मैं एक सप्लायर हूँ, मैंने क्रेडिट नोट किसी को दिया, सो दैट क्रेडिट नोट इज ऑल फाइन, दैट इज ओके कि चाहिए मेरे को, तो मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूँ आई एम रिड्यूसिंग 1 लाख रुपीज टैक्स लायबिलिटी, बट सामने वाला कह रहा है मैंने तो इनपुट ली नहीं सब, तो मैं क्यों रिवर्स करूँ आईएमएस में जाके, ठीक है, तो वहाँ पे जाके मिसमैच क्रिएट हो रहा था। और हमेशा एक बात समझो कि क्रेडिट नोट वो फीचर होता है जिसमें होता क्या है कि आप अपनी लायबिलिटी कम कर रहे हो, अपनी जो डेट मतलब यानी कि जो सप्लायर पार्टी वो अपनी रिसीट्स कम कर रही है, और डिस्प्यूट्स होते हैं हमेशा, वो कहता है कि ना मैं तो इतना का डिस्काउंट दूंगा, वो कहता है मैं इतना का लूंगा, तो आपस में क्रेडिट नोट मिसमैच चलते हैं और भी हो सकता है ईयर एंड पे जाके सेटल हो। तो सो इन दैट केस गवर्नमेंट ने इसमें इस बार एक मैकेनिज्म और कराया
कि ठीक है मे बी क्रेडिट नोट आपके पास आ गया होगा सपोज 1 लाख रुपीज की टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने का, बट अगर आपने वो इनपुट अवेल ही नहीं करा है, in that case you can mention therein that okay this much is the amount which I have availed and this much I am reversing, and that will be communicated to both the parties also, that it is not just कि मैंने मेरे एंड पे लाख रुपए के अगेंस्ट में 60,000 की इनपुट रिवर्स कर दी, ऐसा नहीं होगा। मैं जब अपने रिमार्क्स में डालूंगा कि मैंने इतनी अवेल करी थी और इतनी मैं रिवर्स कर रहा हूँ, तो वो कम्युनिकेशन इमीडिएटली मेरे सप्लायर को भेजाएगा। सो बोथ वे कम्युनिकेशन से चलेगा। सो दिस फीचर हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर दिस पर्पस ओनली, जो आपने स्पेसिफिक फीचर बताया, दैट अल्टीमेटली मेरे को जो क्रेडिट है वो कितनी उस क्रेडिट नोट की मैंने रिवर्स कर दी है, कितनी बची है, वो पूरा एक ट्रैक सिस्टम के अंदर रहेगा विद ड्यू इन्फॉर्मेशन टू द सप्लायर्स आल्सो। सर सपोज अगर हम एक एग्जांपल लें, मैं सप्लायर हूँ, आप परचेजर हैं, मैंने आपको एक इनवॉइस दिया था लेकिन बाद में मुझे आपको क्रेडिट नोट रेज करना पड़ा, लेकिन आपने जीएसटी पोर्टल पे मेरा इनवॉइस तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन मेरा क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर दिया, एंड बाद में फिर मैं आपसे बात करती हूँ, हमारा जो भी डिस्प्यूट था वो सेटल हो जाता है, एंड देन बात आती है कि वो क्रेडिट नोट तो एक्सेप्ट ही होना चाहिए था। तो क्या जो आपने एक्शन पहले ले लिया है ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन द प्रीवियस मंथ, क्या वो रिवर्स हो सकता है या फिर उसे आगे कैसे रिजॉल्व आउट किया जाएगा? So I think in those kind of complex situations, because पहले जो क्रेडिट नोट दिया था आपके एग्जांपल में, वो सामने जो रेसिपिएंट है उसने रिजेक्ट कर दिया होगा। Now later on they came to a conclusion कि okay this credit note was supposed to be given. So in that case I would suggest that they should issue a new credit note, new entry in the IMS आएगी and accept reject वहाँ पे होगा, क्योंकि वो उसको एक इनफाइनाइट टाइम के लिए पेंडिंग रख नहीं सकता है। सो एक्सेप्ट रिजेक्ट पहले तो इतना ही होता था, अब पेंडिंग का ऑप्शन जाएगा, तो पेंडिंग रख लेगा 1 महीने, 1 महीने में दोनों पार्टीज अपने मैटर को सॉल्व कर लेंगी, बेटर है। मान लीजिए नहीं होता है तो रिजेक्ट कर दे एक बार को, फाइनली जब उसको लग रहा है कि हाँ भाई तो क्रेडिट नोट आना ही था, तो फिर से क्रेडिट नोट सिस्टम में छड़ जाए और एक्सेप्ट रिजेक्ट में से एक्सेप्ट का ऑप्शन रेसिपिएंट प्रेस कर दे। So this is going to reduce the liability because you cannot keep it pending for a long time. That is the challenge with credit note specifically. And it cannot even be reversed. Yes, it can. Once the action which has been taken, it cannot be reversed. एक्शन के बेसिस पे आपका 2B जनरेट हो गया है, सो 2B जब जनरेट हो गया तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ओनली फॉर पेंडिंग यू कैन टेक अ कॉल इन द नेक्स्ट मंथ्स, बट फॉर एक्सेप्ट प्रोजेक्ट यू कैन नॉट टेक अ कॉल अगेन। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, एंड आई थिंक मैकेनिज्म देखो ठीक भी है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है कि आज मान लीजिए मेरा आपसे सपोज कोई डिस्प्यूट है, तो मैं एक डिस्प्यूट को कितने समय तक चला के रखूंगा कि ठीक है यार मेरे को आपका बिल दिया था, मेरे को आपका बिल एक्सेप्ट नहीं है, सो दे वांट कि आप रियल टाइम बेसिस पे यू क्लोज इट यार, व्हाई आर यू ट्राइंग टू कीप द रिकंसिलिएशंस पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग रिकंसिलिएशंस लॉन्ग प्रॉब्लम, ठीक है, और एक अपन को पता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड का रिकंसिलिएशन है, पार्टीज ने आपस में डिस्कशन करा, सॉल्व करा, फेयर इनफ। सर एडवाइजरी में एक पॉइंट और लिखा था, ऑप्शन टू सेव रिमार्क्स, ये किस काम आने वाला है? सो एज आई मेंशन कि अब जो मेरा अमाउंट के साथ साथ मैं लिख भी सकता हूँ कि मैं एग्जैक्टली कितने, मतलब आई कैन मेंशन द रिमार्क्स इन, मतलब आई कैन राइट इट डाउन इन द रिमार्क्स कि इतने पर्टिकुलर अमाउंट का इनवॉइस है, इतनी पर्टिकुलर इनपुट मैं इसमें से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इतनी पर्टिकुलर क्रेडिट में माइनस कर रहा हूँ। सो ऑल दोज थिंग्स कैन बी मेंशन्ड बाय वे ऑफ रिमार्क्स। सो एज आई मेंशन कि अगर मैं रिमार्क्स डाल रहा हूँ तो रिमार्क्स मेरे सप्लायर को भी कम्युनिकेट होंगे। सो अकॉर्डिंगली it is a communication channel and those remarks you can treat it like कि मैं एक बार कोई मान रहा हूँ कि भाई अभी मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है या मुझे लग रहा है कोई पेंडेंसी है, तो इन दैट केस मैं अपने रिमार्क्स लिख के और उस पर अपनी सॉर्ट ऑफ यू नो आई कैन बुक मार्क दोज इनवॉइसेस एंड टेक एक्शन फॉर द लेटर पीरियड। ओके सर, एडवाइजरी में एक पॉइंट और लिखा था, इफेक्टिव डेट्स एंड प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ये क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन? अब ये जो अपन नया मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं पूरा, दैट इज एप्लीकेबल फॉर द रिटर्न्स व्हिच आर फाइल्ड फ्रॉम द मंथ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025, बिकॉज दिस मैकेनिज्म इज न्यू मैकेनिज्म एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। उसके पहले के टैक्स पीरियड पे जो भी मैकेनिज्म चल रहा था विद रिगार्ड टू क्रेडिट नोट और विद रिगार्ड टू टैक्स इनवॉइसेस, वो वही चलेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज सेइंग इट इज अ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। अगर आज मैं चाहूँ, मैं बोलूँ कि अब मैं मार्च के इनवॉइसेस के ऊपर, ये क्रेडिट नोट्स के ऊपर मैं एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग करना चाहता हूँ, वो नहीं हो सकता है। इट विल बी प्रोस्पेक्टिव, यानी कि 1 अक्टूबर 2025 के बाद के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं पे ये चीजें, जो नए पॉलिसीज हैं या नए जो यानी कि IMS 2.0 जो एक तरह से वो एप्लीकेबल होगा। सो दैट इज व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। पुराने पीरियड का पुराना मैकेनिज्म जो चल रहा था IMS का अक्टूबर 2024 से वैसे ही चलेगा। सर अगर मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात करूँ तो क्या ये बिजनेसेस के लिए एक एक्स्ट्रा कंप्लायंस बर्डन है? आप जैसे CAs के लिए जब अब मंथली रिटर्न फाइल हो रही है, एक एक्स्ट्रा चेक पॉइंट बन गया है, एनुअल रिटर्न के लिए भी क्या ये एक्स्ट्रा एक कंप्लायंस बर्डन है या फिर एज अ गुड थिंग बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल? ओके, सो आई विल आंसर इट इन अ वे कि देखो अपनी फ्रेटर्निटी में 3 तरह के लोग होते हैं। 1 दोज हु आर सिस्टमैटिक, सेकंड दोज हु आर
अनसिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक, एंड थर्ड वो होते हैं जो बेसिकली ठीक है, दे जस्ट कीप द थिंग्स कि ठीक है चल रही चलने दो। जो सिस्टमैटिक आदमी है उसको सिस्टम हमेशा पसंद आएगा। सो दोज हु आर सिस्टमैटिक दे आर ऑल लविंग आईएमएस, एंड अपनी फ्रेटर्निटी में आई इंक्लूड अकाउंटेंट्स आल्सो, बिकॉज यू नो मोर ऑफ द वर्क इज टू बी डन बाय देम। ओके, सो अगर मैं किसी इंडस्ट्री के अकाउंटेंट की बात करूं, इफ दे आर सिस्टमैटिक उनके लिए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम ही है। इफ दे आर अनसिस्टमैटिक उनके लिए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, इट इज अ इनवॉइस माथाफोड़ी सिस्टम। So they have tried to term also. I had a word with one of the accountant few days back. तो वो बोला सर क्या है सर IMS वगैरह वोटी क्या माथाफोड़ी है, तो मैं उससे मेरे को डरा हुआ, अच्छा ये भी हो सकता है वन ऑफ द यू नो फुल फॉर्म इनवॉइस माथाफोड़ी सिस्टम। तो इट इज एक्चुअली माथाफोड़ी सिस्टम, उसमें कोई बात नहीं है। बट आपने अगर वो सिस्टम एक बार पकड़ लिया और उसके बेसिस पे अपना पूरा रिको, अपनी पूरा इनपुट का क्रेडिट लेना स्टार्ट करा, इट इज गोइंग टू बी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। So that is why I'm saying it all depends what type of person you are. So if you're a systematic person, you'll always love to be into the system. And as I mentioned earlier also कि ये improvised version है, इसमें कहीं भी डेफिशिएंसी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई पुराने वाले से खराब कर दिया, पुराने वाले से अच्छा ही कर रही है गवर्नमेंट। अगर अच्छा कर रही है तो उस अच्छे को अडेप्ट जो कर लेगा बहुत बढ़िया है, नहीं कर पाएगा उसके लिए चैलेंज होगा ही होगा। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। एंड जैसे मेरी जब बात हुई थी कि वन मेंशन की इनवॉइस माथाफोड़ी सिस्टम, मैंने उसको भी समझाया था कि यार देखो सर, आप समझो कि आप सिस्टम से दूर रह नहीं सकते। आज आपने मान लीजिए ये बोलते हैं कि नहीं मैं ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करूंगा, मैं तो 2B के बेसिस पे इनपुट लूंगा, बिकॉज वी ट्राई टू पुश एवरीबॉडी फ्रॉम अक्टूबर 2024 इटसेल्फ कि आप उसको एटलीस्ट पायलट बेसिस पे चालू तो करिए, स्टार्ट करना। बट दे वर लाइक नहीं यार सर कौन करेगा, छोड़ो सर, अभी तो हम तो 2B पे इनपुट लेते हैं पूरे। दीज वर द वर्ड्स, एंड सेम थिंग हैपेंड व्हेन 2B वाज इंट्रोड्यूस्ड। अरे सर कौन 2B से करेगा, 2A पे लेते हैं इनपुट। वो तो क्या गवर्नमेंट ने अपने सिस्टम में ऐसे इनबिल्ट चेक पॉइंट बना दिए हैं दैट इफ यू टेक इनपुट एनी ऑफ एनी अमाउंट व्हिच इज मोर देन 2B, इट विल गिव अ रेड फ्लैग, इट विल बी हाइलाइटेड इन रेड। तो अब गवर्नमेंट ने ये सब मैकेनिज्म लगा ले। IMS में भी यही है कि ultimately sooner or later everybody has to follow. So this is I think it is all upon the person also. And professionals के लिए I would say this is not the work for professionals really, because you know होता क्या है कि personally what I feel is that compliance is something which is going to be redundant soon. I have been talking about this earlier also. To my understanding ये जितना mechanism चल रहा है, जितना automation चल रहा है present date में, अब देखना कि आफ्टर 5 years विल फाइंड दैट ये सब ऑटोमेटिक हो गया। बिकॉज आई रिमेंबर दोस 2019 वर्ड्स ऑफ द कमिश्नर अपील्स हु मेंशन कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं जिसके अंदर सब कुछ सिस्टम में ऐसे फ्लो करेगा कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपको सिर्फ रिटर्न मतलब उनका तो सजेशन था कि रिटर्न भरनी क्यों है भाई, गवर्नमेंट को पता चल गया आउटपुट टैक्स कितना है, गवर्नमेंट को चल गया इनपुट टैक्स कितना है, नेट करके सीधे टैक्स पेमेंट ले लो। यू जस्ट आस्क टैक्स पेयर टू फाइल अ चालान, व्हाई टू फाइल अ रिटर्न। तो अब आप देखो जीएसटी का रिटर्न कितना छोटा रिटर्न फॉर्म है, मतलब 3B इज द स्मॉलेस्ट रिटर्न फॉर्म। पुराने जितने भी लॉस थे अर्स्ट फाइल जीएसटी से पहले, सर्विस टैक्स रिटर्न फॉर्म बहुत बड़ा, वैट का बहुत बड़ा, ये इतना छोटा रिटर्न फॉर्म है 3 पन्ने में तो प्रिंट आउट निकल के उसमें से 2 पेज तो वेस्ट ही होते हैं। जो रेलिवेंट चीजें होती है वो सिर्फ 2 पन्ने में होती है, राइट। सो अब जब अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है, when they're trying to go into that automation and when they're planning कि ultimately compliances को खत्म होना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। So I think this work is not for the professionals. IMS is not for the professionals. This is more for the accountants. This is more for the in-house accountants, those who have to take care of daily basis things. ठीक है, information filter होके आएगी वो उन्हीं के पास आएगी, because see I always say that the person who has the best control over his books is the accountant. आज मैं सीए हूँ, मैं मेरे ऑफिस में बैठा हूँ, मैं क्या कंट्रोल कर लूंगा दूसरे के बुक्स के ऊपर? आई कैन नॉट कीप अ कंट्रोल, यू कैन नॉट कीप अ कंट्रोल। द पर्सन हू इज सिटिंग राइट देयर एवरी डे, ही कैन कीप अ कंट्रोल। सो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट फॉर द प्रोफेशनल्स, एंड आई थिंक मैं तो ऐसा सजेस्ट भी नहीं करता कि वी शुड, मतलब आई नेवर सजेस्ट कि दैट वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द फाइलिंग फीस ऑफ रिटर्न्स बेस्ड ऑन दिस IMS, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर अस। We have to be out of this particular compliance game, we have to be in other areas also, right? सो सर ये IMS सिर्फ जो इनवॉइस बेस्ड होते हैं, यानी कि जो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म है उसके लिए वर्क करता है, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म रिवर्स चार्ज के लिए भी चाहिए, या फिर रिवर्स चार्ज इज ऑलरेडी ऑल सेट बिकॉज उसका पेमेंट तो हम खुद ही करते हैं? So what happens in reverse? So in reverse charge में अगर the supplier's fee is registered, in that case that invoice will come into your IMS also. But for the purpose of reverse charge where the supplier is unregistered, government is highly relying upon the recipient only as of now. So RCM के लिए भी कोई mechanism ऐसा नहीं है. They have tried to introduce everything कि self invoicing कर लो, invoice छुड़ा दो, but वो वहीं तक ही सीमित है, because अपन देखे हिस्ट्री तो सर्विस टैक्स के टाइम से रिवर्स चार्ज चल रहा है और वो एक पर्टिकुलर चीजों पे चलता ही जा रहा है। उनको जैसे कोई लगता है कि ठीक है आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी डालना है डाल दो, बट देन heavy reliance is upon the recipient, not on the system.
मे बी सूनर दे कम विद द सिस्टम की ठीक है आपको उस इनवॉइस को अपलोड करना है, बट उस सिचुएशन में क्या होगा ना कि काउंटर पार्टी नहीं है। जब काउंटर पार्टी नहीं तो एक्सेप्ट कौन करेगा उसको? वो काउंटर पार्टी तो आउट ऑफ सिस्टम है, यानी कि तो अनरजिस्टर्ड है, हाउ विल दे एक्सेप्ट? सो दैट इज व्हाई देयर इज अ फेलियर ऑन दैट पार्ट कि वो मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करना एज सच मे बी प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी। ब्यूटीफुली सेड सर। सो सिस्टम तो इवॉल्व हो रहा है, हम प्रोफेशनल्स को भी अब इवॉल्व होना होगा। तो अगर मैं समराइज करूँ तो सामने 3 ही पॉइंट सामने आते हैं। एक तो कि हम पेंडिंग एक्शन में अब क्रेडिट नोट्स को भी 1 महीने के लिए रख सकते हैं। सेकेंडली ऑप्शन टू सेव रिमार्क्स भी है, एंड आईटीसी रिवर्सल भी हम उतना ही कर पाएंगे जितना हमने एट द फर्स्ट टाइम अवेल किया था। सो यस, आई थिंक नन्नी दैट इज व्हाट वी कैन से IMS 2.0, ठीक है, जो ऑलरेडी चल रहा था 1 साल तक, उसके जो फॉलोआउट्स थे, उसके जो ड्रॉबैक्स थे, उनको फिक्स करने की कोशिश की गई है। एंड एज आई मेंशन कि अभी ऑप्शनल नहीं है। 1 अक्टूबर 2025 यानी कि अक्टूबर 25 की जो रिटर्न है तब से वो मैंडेटरी इंप्लीमेंटेशन हो चुका है इसका। आई थिंक देयर वाज अ एडवाइजरी इन ऑन द 17th और 18th ऑफ अक्टूबर on the GST portal itself कि now all these utilities or all the mechanisms and systems have been placed. So अब इसको फॉलो करने का एक बेटर ऑप्शन है, एक बेटर तरीका है, एंड एक सीमलेस और अपन कह सकते हैं कि मतलब कम्युनिकेशन को प्रॉपरली करने का विद द वेंडर। देयर इज अ प्रॉपर लीगल चैनल आल्सो बिकॉज पोर्टल इटसेल्फ इज अ लॉ। आई मेनी टाइम्स जैसे कि GST के पोर्टल में अलग कानून चलता है और GST बुक्स में अलग कानून चलता है एट टाइम्स। So now there is a law in the book also. There is a functionality in the portal also, and this way you can keep the best practices of vendor management. So this is how I term IMS. It is more than invoice management. It is more towards vendor management. And as a professional, we should be guiding all the all our business fraternity and all the traders also. That the sooner you follow, the sooner you're into good books of the department. जैसे अभी तक इसको लेकर के नोटिस नहीं आते हैं, कल को मान लीजिए कि सेक्शन 38 में अमेंडमेंट हो चुका है, सो दे मे बी यू विल फाइंड नोटिसेस फॉर दिस आल्सो इन फ्यूचर। सो इट इज बेटर टू चेंज योर प्रैक्टिसेस ASAP, and I know that this particular conversation of ours will be definitely helping others also to understand that there is a system which is in place and people should follow that system. डेफिनेटली सर, आपने बिल्कुल सही किया। जो भी इवन CA स्टूडेंट्स या फिर मैं CA प्रोफेशनल्स की बात करूं, फाइनेंस एंथुजियास्ट, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसेस, आई होप उन सबको इस कॉन्वर्जेशन को सुन के एक बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे कि उन्हें आगे अपने बिजनेसेस को, अपने पर्सनल प्रोफेशनल टास्क को कैसे मेंटेन करना चाहिए। सो इट्स रियली रियली वेरी हेल्पफुल एंड अ नॉलेजेबल कॉन्वर्जेशन विथ यू। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस। Thank you, Nandini. Thank you for inviting me on the first episode of Tax Table. And I'm sure कि the series is going to be a wonderful series and best of luck for the future. थैंक यू सो मच सर, ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे देखते जाए। सो आई होप आपको इस पूरे कॉन्वर्जेशन से बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे। वेदर यू आर अ CA स्टूडेंट, फाइनेंस एंथुजियास्ट, एंटरप्रेन्योर और अ यंग प्रोफेशनल, आप इससे बहुत सारे नॉलेजेबल इंसाइट्स लिए होंगे। सून मैं आप लोगों से एपिसोड 2 में मिलूंगी। एपिसोड 2 में आप क्या टॉपिक लेना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सजेशन आपके होंगे, डिस्कशन हमारा होगा। सो जल्दी मिलते हैं एपिसोड 2 में। टिल देन स्टे ट्यून। हे दिस इज CA नंदनी गुप्ता साइनिंग ऑफ।